दिस इज थर्ड वीडियो ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकंड वीडियो में अपन ने देखा था कि किस तरीके से जो पीवी कर्व होता है उसके अंडर का जो एरिया होता है वो वर्क डन अपन को देता है। एक बार फिर से अपन स्टार्ट करते हैं कि लेट अस सपोज हमारे पास ये एक पीवी कर्व है, ये हमारे पास एक पीवी कर्व है, मान लेते हैं ये P है और x कोऑर्डिनेट पे V लिया और ये कोई भी कर्व है। तो एरिया अंडर जो पीवी कर्व आ रहा है, यानी कि ये जो पीवी कर्व है इसके अंडर जो एरिया आता है, ये एरिया में क्या गिवन होता है, यानी कि ये एरिया में कौन सी क्वांटिटी बताता है। नो डाउट एरिया अंडर पीवी कर्व हमें बताता है वर्क डन बाय दी गैस। ये प्रीवियस क्लास में अपन ने स्टडी किया। एज वेल एज कुछ एग्जांपल्स भी मैंने आपको बताई कि अगर मान लेते हैं कि हमारे पास पीवी कर्व ऐसा है, ये कुछ एग्जाम्पल के थ्रू अपन ने देखा था जिसमें हमारे पास 3 कर्व बने थे। एक ये बना था, एक हमारे पास ये बना था और एक हमारे पास ये बना था। इन तीनों कर्व में अपन ने देखा था कि ये तो आइसोबारिक का है, ये तो हमें पता ही है। इन दोनों के अंदर जो नीचे की साइड में आ रहा है वो हमारा एडियाबेटिक बनेगा और इसके ऊपर की साइड में आ रहा है वो आइसोथर्मल बनेगा। इनके रीजंस अपन ने प्रीवियस क्लास में देखे थे। मान लेते हैं कि इसको फर्दर मैं लीड करवाता हूँ और इसी से रिलेटेड एक कर्व और बनाता हूँ और वो बनाया अपन ने फिर से पीवी कर्व। और मान लेते हैं कि ये जो कर्व है कुछ इस तरीके का दे रखा है। मान लो ये कर्व ऐसे दे रखा है, ऐसे दे रखा है। तो अगर मैं बोलता हूँ कि इन दोनों कर्व में से बताइए कि कौन सा एडियाबेटिक है और कौन सा आइसोथर्मल है, तो हमें पता है कि कॉमन पॉइंट से स्टार्ट होने वाला पीवी कर्व जो सबसे नीचे की साइड में जाता है तो ये कॉमन पॉइंट है, और सबसे जो नीचे जाता है वो एडियाबेटिक होता है, ऊपर की साइड में आ रहा है वो आइसोथर्मल होता है। तो ये कुछ चीज़ें अपन ने और स्टडी की इसके अंदर। इसके बाद में आज अपन लीड करेंगे और एक अपन प्रोसेस स्टडी करेंगे, उसका नाम है दैट इज़ साइक्लिक प्रोसेस। लास्ट जो प्रोसेस है उसको आज अपन स्टडी करते हैं। लास्ट प्रोसेस का नाम है साइक्लिक प्रोसेस। क्या नाम है? साइक्लिक प्रोसेस। अब ये साइक्लिक प्रोसेस होता क्या है? साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है? तो साइक्लिक प्रोसेस का मतलब होता है कि लेट अस सपोज इसको कर्व से समझते हैं। यहाँ पर फिर से V दे रखा है और यहाँ हमारे पास P दे रखा है। ये पीवी कर्व हमारे पास है और लेट अस सपोज कर्व जो है वो कुछ इस टाइप का है। इस पैटर्न का कोई कर्व दिया अपन को और एरो कुछ इस तरीके से दिए, मान लेते हैं ये हमारे पास एरोज गिवन है और ये मान लेते हैं A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, ये C पॉइंट है और ये D पॉइंट है, किसी भी शेप का हो सकता है। तो इससे अपन को क्या समझ में आ रहा है कि अपन जिस पॉइंट से स्टार्ट हुए वापस अपन उसी स्टेट में आ गए। यानी कहने का मतलब अपन ने क्लोज लूप कंप्लीट किया, यानी कि जहाँ से अपन स्टार्ट हुए वापस घूमकर अपन वहीं पहुँच चुके हैं। इस तरीके के प्रोसेस को जिसमें पूरा का पूरा एक साइकिल कंप्लीट हो जाता है, चाहे वो किसी भी शेप से हो सकता है, सर्कल हो सकता है, रेक्टेंगल हो, व्हाटएवर। तो अगर वापस वहीं आ जाते हैं तो इस प्रोसेस को अपन बोलते हैं साइक्लिक प्रोसेस। यानी कहने का मतलब इनिशियली हमारे पास प्रेशर था P0, मान लो टेम्परेचर था T0 और वॉल्यूम था V0, तो वापस घूम के अपन उसी स्टेट में आ गए, वही प्रेशर, वही टेम्परेचर और वही वॉल्यूम। तो ये होता है साइक्लिक प्रोसेस। अच्छा, ग्राफ की स्टडी अगर ग्राफ से देखा जाए तो साइक्लिक प्रोसेस क्लियर दिखता है कि जहां से स्टार्ट हो वहीं कंप्लीट हो गया, यानी कि क्लोज लूप दिखता है। तो अगर अपन को कंप्लीटली क्लोज लूप दिख रहा है इसका मतलब ये हो गया साइक्लिक प्रोसेस। ग्राफ से स्टडी करने का तरीका है कि कंप्लीट क्लोज लूप दिखेगा। इसके साथ साथ अगर अपन और बात करें तो इसके लिए नो डाउट डेल्टा यू की वैल्यू जो रहेगी वो 0 रहेगी। अब डेल्टा यू 0 क्यों रहेगा? क्योंकि मुझे पता है कि इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला होता है F/2 NR डेल्टा टी, और डेल्टा टी का मतलब T2 - T1। इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी वो काइनेटिक एनर्जी दैट इज F/2 NRT, यानी कि F/2 NR डेल्टा टी T2 - T1। और हमें पता है कि यहाँ पर T2 और T1 की वैल्यू क्या है? सेम है, क्योंकि जहाँ से स्टार्ट हुए थे इनिशियली वापस फाइनली वहीं आ गए, तो दोनों की वैल्यू सेम रहेगी। तो इसका आंसर कितना आएगा हमारे पास? 0, यानी कि इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी यानी कि डेल्टा यू यहाँ पर क्या रहेगा? 0। ये भी अपन ने यहाँ पर स्टडी किया। अच्छा, तो कुछ साइक्लिक प्रोसेस की चीज़ें अपन ने डिस्कस की कि एक तो इसके अंदर ग्राफ से देखा जाए तो कंप्लीट लूप मिलेगा, और ध्यान से इधर देखें कि कौन सी क्वांटिटी, जैसे एडियाबेटिक में डेल्टा क्यू 0 होता है वैसे यहाँ पर कौन 0 है। तो यहाँ अपन ने देखा कि डेल्टा यू 0 रहेगा, क्योंकि इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी दैट इज काइनेटिक एनर्जी जो रहती है वो कितनी रहती है? F/2 NR डेल्टा टी। T2 - T1 दोनों बराबर है, तो यहाँ पर अपन ने देखा कि इस डेल्टा टी की वैल्यू 0, तो कंप्लीट वन ही 0 हो गया। एक तो ये चीज़ अपन ने देखी। अच्छा, इसके बाद में अगर अपन बात करते हैं कि वर्क डन बाय द गैस इन द साइक्लिक प्रोसेस, तो वर्क डन बाय द गैस इन साइक्लिक प्रोसेस कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो हमें पता है कि एरिया अंडर पीवी कर्व जो होता है वो अपन को क्या बताता है? वर्क डन। तो मैं क्या निकालूंगा? एरिया अंडर पीवी कर्व। यहाँ अपन कैलकुलेट करेंगे एरिया अंडर पीवी कर्व, ये अपन कैलकुलेट करेंगे।
अब एरिया अंडर पीवी कर्व कौन सा होगा, तो एक तो कर्व हो गया ए से बी तक, एक हो गया बी से सी, एक हो गया सी से डी और एक हो गया डी से ए। तो बी से सी की पहले बात करता हूं तो इसके अंदर कोई एरिया नहीं है, यानी कि इसका वर्क डन क्या होगा 0, और डी टू ए इसके अंदर भी कोई एरिया नहीं है, यानी कि एरिया 0 यानी कि वर्क डन 0। अब बात करते हैं ए से बी के लिए। ए से बी के अंदर जो एरिया आ रहा है वो ये आ रहा है, यहां से लेके यहां तक का ये पूरा ये एरिया आ रहा है, ये एरिया आया हमारे पास, ये कंप्लीट एरिया आया यहां से लेके यहां तक का। एरो लगा देता हूं कुछ समझने के लिए, ये आया अपने पास। तो एरिया अंडर ए बी कर्व हमारे पास जो आ रहा है वो आपको दिख रहा होगा। ये एरिया मैं कैलकुलेट करूंगा तो ये मेरे को देगा एरिया अंडर पीवी कर्व का मतलब वर्क डन देगा, तो ये मैं वर्क डन देगा। अब ये जो वर्क डन हमारे पास आएगा ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ए बी की मैं बात करता हूँ, ए बी के लिए जो एरिया आएगा वो हमें वर्क डन देगा, और ये जो वर्क डन होगा नो डाउट क्या होगा पॉजिटिव। इस वर्क डन को अपन ने नाम दे दिया W1 और ये हमारे लिए पॉजिटिव होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ अपन जा रहे हैं, ए से बी की तरफ जा रहे हैं, एरो हमें बता रहा है, यानी कि वॉल्यूम क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है। तो PdV के अंदर वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो नो डाउट वर्क डन पॉजिटिव होगा। फिर अगर मैं बात करता हूँ C से D के लिए, तो अगर मैं C से D की तरफ जाता हूँ तो नो डाउट यहाँ पर इसके अंडर जो एरिया होगा, तो इसके अंडर एरिया कौन सा है उसको मैं कुछ इस तरीके से दिखा रहा हूँ, ये एरिया है, ये एरिया है, या ऐसे लगा देते हैं इसको, ये कंप्लीट एरिया हो गया। तो C से D की तरफ जब मैं गया तो इसके अंडर जो एरिया है वो फिर से वर्क डन बताएगा, और इस वर्क डन को मैंने नाम दे दिया W2। तो टोटल वर्क डन 4 थे, जिसमें से 2 तो 0 हो गए और एक ये 2 बच गए। लेकिन हमें पता है कि ये वाला वर्क डन पॉजिटिव रहेगा और ये वाला जो वर्क डन है वो नेगेटिव रहेगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ जाऊँगा तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा। तो ये वाला वर्क डन हमारे पास क्या होगा नेगेटिव। यानी कहने का मतलब अगर मेरे को टोटल वर्क डन की बात करता हूं मैं, यानी कि टोटल वर्क डन बाय द गैस क्या होगा, तो दोनों वर्क डन को मैं जोड़ दूंगा, यानी कि W1 प्लस W2 टोटल वर्क डन बाय द गैस इज इक्वल टू दिस 0 एंड दैट वन W1 प्लस W2। लेकिन अगर ध्यान से देखें तो W1 तो पॉजिटिव है और W2 किस में है नेगेटिव में है, तो नो डाउट क्या होगा ये दोनों सबट्रैक्ट होंगे, यानी कि W1 माइनस W2। ये हमें बता रहा है कि W1 माइनस W2 का मतलब W1 किसने बताया था एरिया अंडर ए बी, इसको नाम दे देते हैं कि ये पहले वाला एरिया A1 था। उसके बाद में W2 किसने बताया था एरिया अंडर सी डी, और ये एरिया मान लेते हैं कि A2 है, तो ये क्या हो जाएगा एक तरीके से एरिया A1 माइनस एरिया A2, यानी कि इस कंप्लीट एरिया जो A1 था यहाँ से यहाँ तक का, इसमें से इस एरिया को क्या करना है माइनस। अब ध्यान से देखें, अगर इस कंप्लीट एरिया में से जो यहाँ तक था इसमें से मैं इस एरिया को माइनस कर देता हूँ, ये मैंने माइनस कर दिया, तो हमारे पास जो एरिया बचा वो कौन सा बचा, ओनली दैट एरिया। यानी कि इस पूरी स्टडी से हमें ये समझ में आया कि अगर हमारे पास साइक्लिक प्रोसेस है और अगर अपन को वर्क डन कैलकुलेट करना है वर्क डन बाय द गैस, तो अपन ये बोल सकते हैं एरिया अंडर पीवी कर्व, और एरिया अंडर पीवी कर्व के बजाय आप क्या लिख सकते हो एरिया ऑफ द साइकिल। क्या लिख सकते हैं अपन एरिया ऑफ साइकिल, या फिर एरिया ऑफ द लूप, और भी अच्छा रहेगा एरिया ऑफ द लूप। इस लूप का एरिया निकाल लो। ये लाइन जो आई है वो कहां से आई है, इस स्टडी से आई है, क्योंकि ये कंप्लीट वर्क डन, ये दोनों तो 0 हो गए, ये वर्क डन प्लस ये वर्क डन दोनों को जोड़ा, लेकिन ये माइनस हो रहा है, मतलब कि ये वाला एरिया माइनस होगा ऊपर वाले एरिया में से, तो इसको मैं माइनस कर दूंगा तो बचेगा हमारे पास केवल ये, दैट इज द एरिया ऑफ द क्लोज लूप। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसी के भी आप अपन कुछ क्वेश्चन करेंगे, यानी कि जब भी साइक्लिक प्रोसेस आए तो आप ये ध्यान रखें कि अगर मेरे को वर्क डन बाय द गैस कैलकुलेट करना है, इसका मतलब मेरे को क्या निकलना है एरिया अंडर के बजाय एरिया ऑफ द क्लोज लूप अपन को कैलकुलेट करना है। अच्छा, इसके भी आप पे लेट अस सपोज एक एग्जांपल अपन स्टडी करते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास जो पीवी कर्व है कुछ इस टाइप का है, मान लेते हैं कि हमारे पास जो पीवी कर्व है वो कुछ इस टाइप का है। लेट अस सपोज ये हमारे पास कर्व है, ये कर्व है मान लो, और इसमें मान लो एरो ऐसे दे रखा है, ये एरो दे रखा है, और मान लेते हैं कि यहाँ पर जो वॉल्यूम दे रखा है वो V1 है, यहाँ पर जो वॉल्यूम दे रखा है वो V2 है, यहाँ पर जो प्रेशर दे रखा है मान लो P1 है, और ये जो प्रेशर दे रखा है अपन को मान लो P2 है। कुछ ऐसा कर्व अपन को दे रखा है। ये ऑलरेडी डायग्राम आपको गिवन है और आपको पूछा गया कि कैलकुलेट वर्क डन, तो मुझे सबसे पहले देखते समझ में आया कि दैट वन इज साइक्लिक प्रोसेस। ये साइक्लिक प्रोसेस है, और साइक्लिक प्रोसेस में वर्क डन निकालने का तरीका क्या होता है, तो हमें पता है कि सर साइक्लिक प्रोसेस का जो वर्क डन होता है, वर्क डन ऑफ द साइक्लिक प्रोसेस, यानी कि वर्क डन बाय गैस इन साइक्लिक प्रोसेस,
ये जो रहता है वो किसके बराबर रहता है, दैट इज एरिया ऑफ द साइकिल। अब इसका एरिया अपन कैलकुलेट कर लेंगे, वही हमारा वर्क डन होगा। अब एरिया ऑफ द साइकिल दैट इज एरिया ऑफ द क्लोज लूप, ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो एरिया क्या होगा इसका, तो सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। तो ध्यान से देखना क्या बना यहाँ पर, पाई आर स्क्वायर, ये इसका एरिया होगा। अब मान लेते हैं कि आपको जो ऑप्शन है उसके अंदर एरिया गिवन नहीं है, डायमीटर गिवन है, तो मैंने क्या किया, इसको कन्वर्ट किया। जैसे पाई आर स्क्वायर आपको नहीं मिलेगा, जैसे जनरली पाई आर स्क्वायर आएगा तो आपको नहीं मिलेगा ये। इसका जो ऑप्शन रहता है एमसीक्यू के अंदर एबीसीडी, वो डायमीटर के फॉर्मेट में दे रखे थे, तो हमने लिखा है इसको पाई और आर की जगह मैंने लिख दिया इसको d/2। तो d/2 का स्क्वायर करेंगे तो ये बन जाएगा d²/4, ये हमारे पास आया। ये भी ऑप्शन में नहीं मिला तो अगली बार अपन ने और फर्दर सोल्व किया, तो पाई/4 में तो कोई चेंजेस आ नहीं सकते, जो डायमीटर है उनमें चेंजेस आएंगे। तो ध्यान से देखें, डायमीटर का स्क्वायर मतलब कि ये वाला डायमीटर मल्टीप्लाई ये डायमीटर, तो ये वाला जो डायमीटर होगा वो क्या हो जाएगा, दैट इज v2 - v1, v2 - v1। और ये वाला जो डायमीटर होगा वो कितना होगा, दैट इज p2 - p1, p2 - p1। ये हमारे पास आया। और एमसीक्यू में जो 4 ऑप्शन दे रखे थे उनमें ये अवेलेबल था, यानी कि दैट वन इज ओवर करेक्ट ऑप्शन। तो ये एक एग्जांपल अपन लिया। एक एग्जांपल में और ले रहा हूं, एक एग्जांपल और लेते हुए समझते हैं कि मान लेते हैं कि अपन को ये गिवन है, ये लिख दिया फिर से P, ये लिख दिया V, और कर्व मान लो कुछ इस तरीके का दे रखा है। मान लेते हैं कि यहाँ पर वॉल्यूम दे रखा है V0, यहाँ पर वॉल्यूम दे रखा है 2V0, यहाँ प्रेशर दे रखा है P0, और यहाँ प्रेशर दे रखा है मान लो 3P0, कोई हो सकता है, मैंने तो एग्जाम्पल लिया। और एरोज कुछ इस तरीके से रखे हैं अपन को, ये अपन को दे रखा है। अब ये हमारे पास फिर से PV का आपको बोला कि कैलकुलेट करें वर्क डन, तो सबसे पहले देखते समझ में आया कि दैट वन इज साइक्लिक प्रोसेस। और साइक्लिक प्रोसेस में सर ने बताया कि वर्क डन बाय द गैस जो होता है वो किसके बराबर होता है, एरिया ऑफ द क्लोज लूप। इसका एरिया निकालेंगे तो इसका एरिया क्या होगा, दैट एरिया इज इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट। तो ये हो गया हाफ, और बेस कितना हो जाएगा इसका, बेस ये बन जाएगा दैट इज 2V0 - V0, यानी कहने का मतलब V0, और हाइट हमारे पास कितना हो जाएगा, दैट इज 3P0 - P0, तो हमारे पास बन जाएगा 2P0। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आंसर आएगा V0 P0, दैट इज ओवर करेक्ट ऑप्शन। ये 2-3 इलस्ट्रेशन में लिए हैं, एग्जांपल्स के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की है कि साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है, साइक्लिक प्रोसेस में क्या कंडीशन होती है। ग्राफ को देख के अपन को कैसे समझ में आएगा कि साइक्लिक प्रोसेस है, उसका अगर वर्क डन निकालना है साइक्लिक प्रोसेस में वर्क डन बाय द गैस तो कैसे सोल्व करेंगे। इसके बाद में एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, नेक्स्ट क्लास जब भी अपन देखेंगे थर्मोडायनेमिक्स की 4th वीडियो, तो उस कंडीशन में आप या तो कमेंट से पूछ सकते हो, या फिर अगर कमेंट से नहीं भी पूछोगे, अगर मेरे को याद रहेगा तो यहाँ पर जो एग्जांपल मैं बनाऊं उसको मैं आते सबसे पहले सॉल्व करके दिखाऊंगा। और भी चेक करना कि किस तरीके से आपने सोल्व किया है, और अपने आंसर में मैच करना कि कोई चेंजेस आया है या फिर आपने सही सोल्व किया है। वो 4th एग्जाम्पल में, 3rd एग्जाम्पल, वो 3rd एग्जाम्पल में यहाँ बना देता हूँ, आप इसको नोट कर लेना, प्रैक्टिस करना, और आई होप कि आप उसको बिल्कुल करेक्टली अटेम्प्ट करें। मान लेते हैं कि आपको एक पीवी कर्व फिर से दे रखा है, साइक्लिक प्रोसेस का एक क्वेश्चन बना रहा हूँ, और कुछ इस तरीके से दे रखा है, मान लो ये दे रखा है, ये दे रखा है, मान लो ये दे रखा है, कुछ इस तरीके का मान लो, और ये हमारे पास इसके एरोज गिवन है। ओके, तो इसके लिए अगर मैं बात करता हूं तो मान लेते हैं कि ये डेटा दे रखा है, ये दे रखा है मान लो आपको 2, ये डेटा मान लो दे रखा है आपको 4, ये डेटा दे रखा है मान लो आपको 2.5, ये डेटा दे रखा है मान लो आपको 3.5, ये डेटा दे रखा है मान लो आपको यहाँ पर 1, ये डेटा मान लो आपको दे रखा है यहाँ पे 2, और ये फाइनल डेटा मान लो यहाँ पर आपको दे रखा है 4। ये एग्जांपल है, सारे डेटाज मैंने आपको दे दिए हैं, अच्छी तरीके से नोट करना और कैलकुलेट करके बताना कि व्हाट इज वर्क डन बाय द गैस फॉर दिस साइक्लिक प्रोसेस, यू हैव टू अटेम्प्ट इट। ओके, साइक्लिक प्रोसेस मेरी साइड से कंप्लीट हुआ। इसके बाद में आज मैं एक जनरल प्रोसेस के बारे में देखता हूँ। यानी कहने का मतलब क्या होता है कि कई बार जो अपने पास
थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, इतने भी, इनकी एक इक्वेशन अपन को गिवन होती है और उसके थ्रू न्यूमेरिकल करवाने की कोशिश करता है। तो आज अपन नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल लेते हैं, जो पैटर्न लेते हैं, वो इन्हीं प्रोसेस से रिलेटेड है, लेकिन उसका पूछने का जो तरीका है वो अलग रहेगा। देखना जरा कैसे, मान लेते हैं कि लेट अस सपोज आपको ये इक्वेशन गिवन है, p v टू दी पावर x इज कांस्टेंट, फॉर एग्जांपल ये गिवन है, फॉर एग्जांपल ये आपको गिवन है। अब देखना जरा ध्यान से, और आपको वर्क डन कैलकुलेट करना है। तो वर्क डन बाय द गैस का फॉर्मूला हमारे पास होता है, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ p प्रेशर ऑफ द गैस मल्टीप्लाई विद dv, ये अपन को गिवन है। प्रेशर को मैं क्या लिख सकता हूं, तो PV, यहां से अगर मैं P बनाता हूं तो P बन जाएगा दैट इज कांस्टेंट, यानी कि C डिवाइडेड बाई V टू दी पावर x, तो मैंने लिख दिया C डिवाइडेड बाई V टू दी पावर x, और ये बन जाएगा dV। अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा तो C आउटसाइड हो जाएगा और हमारे पास बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ V टू दी पावर माइनस x dV। C को मैंने बाहर ले लिया और V टू दी पावर माइनस x का इंटीग्रेशन किया तो ये हो जाएगा V टू दी पावर माइनस x प्लस 1 डिवाइड बाई माइनस x प्लस 1, और लिमिट लगा दी अपन ने, मान लो V इनिशियल वॉल्यूम से V फाइनल वॉल्यूम, ये स्टार्टिंग से लग रही है। इसके बाद में ये हमारे बन जाएगा C1 माइनस x, और ये हमारे पास बन जाएगा V फाइनल 1 माइनस x माइनस V इनिशियल 1 माइनस x। थोड़ा सा मैं स्टेप को स्किप करता हुआ जा रहा हूँ, आई होप को समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से करते हैं जनरल प्रोसेस इंटीग्रेशन, वही पावर लिमिट पुट करना। ओके, ये जो C है, ये C क्या है, ये है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, P V की पावर x, तो मैंने लिख दिया P V टू दी पावर x डिवाइडेड बाई 1 माइनस x, और यहाँ आ गया V फाइनल की पावर 1 माइनस x माइनस V इनिशियल की पावर 1 माइनस x। अगर मैं इसको फर्दर सोल्व करता हूँ तो मेरे पास आता है P 1 माइनस x, और इसको मैं मल्टीप्लाई करवाता हूँ तो ये हमारे पास आता है दैट इज V फाइनल, तो हमारे पास क्या आ जाएगा V फाइनल, ये मान लेते हैं यहाँ जब मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो V फाइनल है, तो V फाइनल की पावर कितनी हो जाएगी x और 1 माइनस x, तो ये बन जाएगा V फाइनल की पावर 1 माइनस V फाइनल की, अब आ गया V इनिशियल, तो V इनिशियल की पावर x और V इनिशियल की पावर 1 माइनस x, हमारे पास बन जाएगा V इनिशियल की पावर 1। तो ओवरऑल हमारे पास फॉर्मूला आ गया P फाइनल V फाइनल माइनस P इनिशियल V इनिशियल डिवाइडेड बाई 1 माइनस x। ये किसका फॉर्मूला बना रहा हूं मैं, दैट इज वर्क डन। ये हमारे पास फॉर्मूला है वर्क डन बाय द गैस का। तो याद रखें, इसका इंपॉर्टेंस समझाऊंगा मैं आपको कि मैंने ये क्यों पढ़ाया आपको। तो कई बार क्या होता है, मैं कोई इक्वेशन दे रखी होती है, जैसे एग्जाम्पल देखो कि ये तो अपन को दिमाग में रखना ही है। मान लो कि आप एग्जाम्पल दे दिया कि आपको दे रखा है p स्क्वायर टी क्यूब, ये दे रखा है p स्क्वायर टी क्यूब इज कांस्टेंट, p स्क्वायर टी क्यूब इज कांस्टेंट। ये कोई भी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस की इक्वेशन है ये। और अब आपको बोला कि कैलकुलेट वर्क डन, क्या बोला, फॉर दिस प्रोसेस कैलकुलेट वर्क डन, कैलकुलेट वर्क डन बाय द गैस, कैलकुलेट वर्क डन बाय द गैस इफ टेम्परेचर मान लेते हैं T नोट से हो गया टू T नोट। ये न्यूमेरिकल बन गया हमारे पास। फिर समझा रहा हूं आपको, ये गिवन है कि एक इक्वेशन दे दी p स्क्वायर और t टू दी पावर 3, ये हमारे पास है और इट इज इक्वल टू कांस्टेंट। और आपको बोला फाइंड आउट वर्क डन इफ टेम्परेचर चेंजेस फ्रॉम T नोट टू T नोट। टेम्परेचर हो सकता है, प्रेशर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैंने ये लिया। अब मुझे पता है कि सर ने ये बताया कि जब भी हमारे पास ऐसी इक्वेशन आए तो हमें क्या करना, वर्क डन का ये फॉर्मूला लगाना है। इस फॉर्मूले को मैं और क्या लिख सकता हूँ, जगह मैं लिख सकता हूँ nRT, क्या लिख सकता हूँ nRT। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ कि वर्क डन बाय द गैस जो होता है उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, या फिर यहीं पे समझ लें, इसको मैं लिख सकता हूँ nR, ये हो जाएगा T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस x। ये हमारे पास फॉर्मेट आया, PV इज nRT लिख दिया मैंने, तो nR T2 माइनस nR T1 यानी कि फाइनल माइनस इनिशियल। ओके, मेरे दिमाग में ये था कि अगर मेरे को कोई क्वेश्चन इस फॉर्मेट में दे रखा है कि थर्मोडायनेमिक प्रोसेस की इक्वेशन मेरे को गिवन है,
और इक्वेशन के थ्रू मेरे को न्यूमेरिकल सोल्व करना है, तो मैं क्या करूंगा, तो मुझे पता है कि सबसे पहले मेरे को ये फॉर्मेट फॉलो करना है, पी वी की पावर एक्स, यानी कि जो भी हमारे पास गिवन इक्वेशन है उसको इस फॉर्मेट में लाना है जिसमें पी और वी की पावर एक्स बनना चाहिए। तो देखो पी तो मेरे पास ऑलरेडी है, वी मेरे पास नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, टी को रिप्लेस करूंगा और वी लेके आऊंगा। तो यहां पर मैंने देखा सॉल्यूशन के अंदर, देखना जरा ध्यान से कि मैंने पी स्क्वायर को तो एज इट इज लिख दिया, लेकिन टी की जगह मैं क्या लिखूंगा, तो पी वी इक्वल टू एनआर टी होता है, तो टी की जगह मैं क्या लिखूंगा, पी वी डिवाइडेड बाई एनआर, क्या लिखूंगा, पी वी डिवाइडेड बाई एनआर, और इसकी पावर कितनी है 3 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये मैंने लिखा। अब एनआर भी तो कांस्टेंट है, तो एनआर को मैं लिखने के बजाय यहाँ से रिमूव कर सकता हूँ क्योंकि ये कांस्टेंट इधर चला गया, कोई दिक्कत नहीं है, ये हमारे पास है। इसको मैं सॉल्व करूंगा तो पी स्क्वायर पी क्यूब वी क्यूब इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये मेरे पास आया। इसको मैं फर्दर लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, पी की पावर 5 वी की पावर 3 और ये इक्वल टू क्या बन गया, कांस्टेंट, वी क्यूब था ये। ओके, मुझे क्या चाहिए, पी वी टू दी पावर एक्स, यानी कि पी की पावर कितनी है 1। अब पी की पावर 1 के लिए क्या डिवाइड बाई 5, तो ये मेरे पास बन जाएगा पी और ये बन जाएगा v की पावर 3/5 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। यहां से मुझे समझ में आया कि पी वी की पावर x होती है, तो यहां पर पी वी की पावर x की वैल्यू क्या आ गई 3/5, तो यहां हमने देखा कि x हमारे पास आ गया 3/5। ये कंप्लीट प्रोसेस मैंने केवल इस x को निकालने के लिए किया। अब मुझे पता है कि फॉर्मूला क्या है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करूंगा, दैट इज nR T2 - T1। तो वर्क डन बाय द गैस इज इक्वल टू, हमारे पास आएगा nR ब्रैकेट में आएगा T2 - T1 डिवाइडेड बाई 1 - x। मान लेते हैं कि ये जो गैस दे रखी है वो है मोनो एटॉमिक और नंबर ऑफ मोल्स दे रखे हैं मान लो 2, तो ये 2 मोल है, ये मान लिया 2 मोल है और मोनो एटॉमिक है, तो n की वैल्यू कितनी लिखी मैंने 2, r को मैंने लिखा r, T2 - T1 फाइनल माइनस इनिशियल, ये बन जाएगा T0 1 - x, और x हमारे पास कितना है 3/5। इसको फर्दर सोल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा 5 - 3 यानी कि 2/5। इसको मैं लिखा 2r T0 डिवाइड बाई 2/5, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, ये बच गया 5r T0 इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि किस तरीके से अगर थर्मोडायनेमिक प्रोसेस को इक्वेशन थ्रू रिप्रेजेंट किया गया है तो अपन कैसे उसको सॉल्व करके वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हैं। ये जो रिलेशन है कुछ भी हो सकता है, लेट्स सपोज आपकी प्रैक्टिस के मैं एक रिलेशन और दे रहा हूँ और उसके बाद में अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज की वीडियो को यहीं कंप्लीट करते हैं। तो मान लेते हैं कि आपको दे रखा है कोई भी प्रोसेस, मान लो दे दिया आपको v क्यूब और t स्क्वायर दे दिया मान लो, या पावर चेंज कर देते हैं v टू दी पावर 5/2 और t स्क्वायर ले लो मान लो, और मान लो वॉल्यूम जो है वो v0 से या 2v0, ये आपको मान लो, और ये क्या है इक्वल टू कांस्टेंट है, ये इक्वल टू कांस्टेंट है, ऐड कर रहा हूं v टू दी पावर 5/2 t स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट, और v वॉल्यूम जो है वो चेंज कर रहा है v0 से 2v0 की तरफ, और आपको वर्क डन कैलकुलेट करना है, वर्क डन कैलकुलेट करना है बाय द गैस, क्या वर्क डन होगा। तो वही प्रोसेस फॉलो करना है, इसी फॉर्मेट में लाना है, एवरीथिंग वी हैव डन। आई होप समझ में आया होगा। थैंक यू।